नमस्कार, स्पोर्ट्स कैर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर आज आपके साथ होगी चर्चा। आईपीएल के मुकाबले अब अपने अंतिम दौर में पहुंचने लगे हैं। टीमों के बीच होड़ हो गई है कि प्लेऑफ में कैसे अपना स्थान सुरक्षित किया जाए। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी मुकाबले चल रहे हैं। टेनिस की बात करें तो टेनिस में भी चैंपियनशिप मुकाबला कल हुआ था एस्ट्रे बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट का। साथ ही साथ हम फार्मूला 1 पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आईपीएल में प्लेऑफ के लिए बेहद अहम मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को दी मात। आंद्रे रुब्लेव ने जीता एस्ट्रे बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब और लुइस हैमिल्टन ने रचा इतिहास। मर्सिडीज लगातार 7 F1 खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी। शुरुआत करते हैं आईपीएल में। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद अबू धाबी में जो मुकाबला होना है उस पर सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें लगी हैं, क्योंकि इस मैच का जो विजेता होगा वो प्लेऑफ में पहुंच जाएगा। टॉस का हाल आपको बताएं तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत लिया है और आरसीबी के अगेंस्ट उन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इस पर रिपोर्ट के साथ हैं नईम अख्तर। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद अबू धाबी में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से होगा। प्लेऑफ में जाने के लिए ये मुकाबला काफी अहम है। दोनों ही टीमों में से जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो न केवल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी बल्कि पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर भी रहेगी। वहीं जो भी टीम ये मुकाबला हारेगी उसे बाकी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा। दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच अगर मुकाबला आखिरी ओवर तक गया तो फिर दोनों ही टीमों के प्लेऑफ में जाने के चांस रहेंगे, लेकिन कोई भी टीम अगर बड़े अंतर से हारी या जीती तो फिर एक टीम के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसी वजह से दोनों ही टीमें चाहेंगी कि किसी तरह वो ये मुकाबला अपने नाम करें। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो आरसीबी 13 मैच में से 7 मैच जीतकर 14 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं दिल्ली ने भी 13 में से 7 मैच जीते हैं और 14 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है। आरसीबी का नेट रन रेट दिल्ली से बेहतर है। दिल्ली ने लगातार 4 और बैंगलोर ने 3 मैच हारे हैं। सीजन में पिछली बार जब दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था तो दिल्ली ने आरसीबी को 59 रन से हराया था। अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली पहले और देवदत्त पडिक्कल दूसरे स्थान पर हैं। कोहली ने सीजन में अब तक 431 और पडिक्कल ने 422 रन बनाए हैं। दिल्ली के शिखर धवन ने सीजन में अब तक 471 रन बनाए हैं। वो अपनी टीम के लिए सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का नंबर आता है, जिन्होंने सीजन में अब तक 414 रन बनाए हैं। दिल्ली के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने दिल्ली के लिए सीजन में सबसे ज्यादा 23 विकेट लिए हैं। बेंगलुरु के स्पिनर युजवेंद्र चहल अपनी टीम के सबसे सफल गेंदबाज हैं। उन्होंने सीजन में अब तक 20 बल्लेबाजों को आउट किया है। करो या मरो के इस मुकाबले में क्रिकेट फैंस को रोमांचक मैच की उम्मीद है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। सबसे पहले अगर बात करें जो टीम कॉम्बिनेशन इस बार इस मुकाबले के लिए उतारा है तो गुरकीरत सिंह मान को आरसीबी ने बाहर का रास्ता दिखाया है और उनकी जगह जो हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर हैं शिवम दुबे उनको शामिल किया गया है। नवदीप सैनी पूरी तरह फिट नहीं है और उनकी जगह शाहबाज अहमद को जगह दी गई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की टीम ने 3 बदलाव किए हैं। अजिंक्य रहाणे, अक्षर पटेल और ऑस्ट्रेलिया के जो ऑलराउंडर हैं डैनियल सैम्स उनको प्लेइंग 11 में जगह दी है। आईपीएल के साथ साथ तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव जी। मलय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो टीम कॉम्बिनेशन है और जो मैच है दोनों ही टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जीत यानी प्लेऑफ का टिकट। बिल्कुल, और उसमें भी जीत एक बड़े अंतर से वो चाहेंगे कि उन्हें मिले और अगर बड़े अंतर से जीत मिलती है तो जो टीम जीतेगी वो पहुंच जाएगी प्लेऑफ में और जो टीम हारेगी उसके लिए फिर दूसरे टीमों की जो कॉम्बिनेशन होगा जो उसमें उठापटक होगी उस पर निर्भर करेगा कि वो कहां पहुंचते हैं। अगर आरसीबी की बात करें तो उनका मिडिल ऑर्डर क्लिक नहीं कर पा रहा है। टीम बहुत ज्यादा कोहली, एबी डिविलियर्स और कुछ हद तक देवीदत्त पड्डिकल पर निर्भर कर रही है। बिल्कुल, और पिछले 2 मैचों में जब विराट कोहली और डिविलियर्स ने नहीं रन बनाए तो आपने देखा कि लगातार 3 मैचों में हारने के बाद अब बैंगलोर के लिए करो या मरो वाली स्थिति है और ऐसे में शिवम दुबे को इसीलिए लाया गया है कि मध्य क्रम में उन बल्लेबाजी में उनकी तरफ से तेजी से रन बनाए जाएं। जी, दूसरी ओर अगर दिल्ली की बात करें तो बहुत ही फ्लाइंग स्टार्ट टीम ने किया था और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि टीम जो है वो पटरी से उतर गई है। कहां कमी देखते हैं आप? देखिए, शुरुआत धमाकेदार हुई और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि इनके जो इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, जो सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी वो ही नहीं ठीक से
बैठ पाई। और अगर आप शिखर धवन की बल्लेबाजी देखें, पिछले 3 मैचों में रन ही नहीं बने उनसे, और ऐसे में फिर अजिंक्य रहाणे पर वो बोझ आया कि चलो आप इसको ये नैया पार कराओ। तो ये चल रही है थोड़ी सी कशमकश अभी पिछले कुछ दिनों में, मगर आज दिल्ली के लिए ये साबित करने का दिन है कि जिस ऋषभ पंत पर वो इतना भरोसा करते हैं कि ये ही जिता के दे देंगे मैच, वो क्या कर पाते हैं। टॉम मूडी ने कहा है कि जिस फिटनेस लेवल को लेकर ऋषभ पंत इस टूर्नामेंट में आए थे, उसी समय अंदाजा लग गया था कि वो इसमें बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। आपने अजिंक्य रहाणे की बात की, लगातार खराब प्रदर्शन, लेकिन टीम मैनेजमेंट को इतना भरोसा है कि आज के इस अहम मुकाबले में भी उनको प्लेइंग 11 में रखा है। उनको प्लेइंग 11 में इसलिए रखा है कि कई बार अनुभवी खिलाड़ी जो होता है वो जब जाता है कि आप देखें कि कल का जो मैच हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, जब मैच खेला जा रहा था तो हर कोई यही कह रहा था कि पता नहीं मॉर्गन क्या कर लेंगे यहाँ, अभी तक तो कुछ खास कर नहीं पाए। लेकिन जब अनुभव काम आता है, जब अनुभव चलने लगता है, तब कुछ और नहीं चलता। उस वक्त तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है और अजिंक्य रहाणे से काफी उम्मीदें हैं। जी हां, बिल्कुल। लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले रहाणे इस सत्र में दिल्ली कैपिटल से जुड़े, लेकिन अब तक उनका बल्ला खामोश ही रहा है। श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग यही चाह रहे होंगे कि आज पुराने रहाणे आईपीएल में देखने को मिलेंगे। आपने कल के मैच की बात की। कल राजस्थान का दिल टूट गया और कोलकाता ने अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। कल क्या हुआ, आइए सुनते हैं मैच रिपोर्ट मुकेश से। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण में अपने आखिरी लीग मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रन के अंतर से हरा दिया। मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट पर 191 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम पैट कमिंस की घातक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सकी और 9 विकेट पर 131 रन ही बना सकी। उसका शुरुआत में ही अधिक आक्रामक होना भारी पड़ गया। तेजी से रन जुटाने के चक्कर में उसके शीर्ष 5 बल्लेबाज सिर्फ 37 रन पर आउट हो गए। इसके बाद टीम संभल नहीं सकी। पैट कमिंस ने 34 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि शिवम मावी और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 विकेट मिले। इस हार के बाद राजस्थान रॉयल्स का सफर टूर्नामेंट से समाप्त हो गया है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ की उम्मीद बची हुई है। उसके 14 अंक हैं और वो अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। इस जीत के बावजूद वो प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी है। हालांकि उसकी किस्मत सनराइजर्स हैदराबाद की हार पर टिकी हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद के 13 मैच में 12 अंक हैं, लेकिन उसका रन रेट काफी बेहतर है। अगर वो जीतता है तो केकेआर का बाहर जाना तय है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। कोलकाता के लिए अच्छी खबर, लेकिन हल्ला बोल नहीं चल पाया राजस्थान में। बिल्कुल नहीं चल पाया और फिर वही देखने को मिला एक बार कि जो टीम बहुत अच्छा कर रही थी प्रदर्शन। देखिए, इस आईपीएल की एक खासियत देखिए आनंद, कि इसमें बहुत ही कांटे की टक्कर रही है। जो टीम सबसे बॉटम पे है उसके 12 अंक हैं जी, और जो टीम टॉप पे है उसके 18 अंक हैं। तो 6 अंक, मतलब 3 मैचों में जीत ही ये डिसाइड कर रही है कि प्लेऑफ में कौन पहुंचेगा। उसमें भी अगर आप टोटल देखें तो 16 वाला भी पहुंच सकता है और 12 वाला रह जाएगा जी। तो इस तरह से जो ये अब जो खेल हो रहे हैं, जो आज मैच होगा और जो कल मैच होना है, दोनों में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी जीत का अंतर कैसा होता है। बिल्कुल। भले ही राजस्थान की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हो, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, चाहे वो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर हों या फिर भारत के अनकैप्ड प्लेयर राहुल तेवतिया और रियान पराग, जिन्होंने कुछ मुकाबले में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से ये साबित कर दिया कि आने वाले समय में वो टीम इंडिया में दस्तक दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की ओर से रखे गए 207 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम की नाबाद 77 रन की पारी के दम पर 36वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया। इससे पहले जिम्बाब्वे की टीम 45.1 ओवर में 206 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की ओर से स्पिनर इफ्तिखार अहमद ने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए 40 रन देकर 5 विकेट लिए। टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी मेहमान की टीम की ओर से सेन विलियमसन और ब्रैंडन टेलर के अलावा कोई भी टिककर नहीं खेल सका। विलियम्स ने 70 गेंद की पारी में 10 चौके और 1 छक्का लगाया, जबकि टेलर ने 45 गेंद की पारी में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए। तीसरा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान में लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी और उम्मीद भी थी कि
श्रृंखला पाकिस्तान के नाम होगी। बिल्कुल, बहुत कमजोर है जिम्बाब्वे की टीम और पाकिस्तान के लिए एक अभ्यास मैच है। जो अगर थोड़े रस्टी हो गए हैं उनके प्लेयर्स, अब वो जिम्बाब्वे के साथ खुलकर खेलेंगे, हाथ अपने खोलेंगे। और बाबर आजम ने जिस तरह से खेला है, बाबर आजम के बारे में आप जानते हैं कि उन्हें पाकिस्तान वाले अपने देश का विराट कोहली कहते हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार से खेला है तो उससे जीत की उम्मीदें तो थीं और पक्की हो गईं। मगर अभी भी मैं एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए केक वॉक नहीं साबित होने वाला, ये बिल्कुल आसान नहीं होगा ये मुकाबला। जी हां, और कल तीसरा और अंतिम वनडे मैच खेला जाएगा। क्या रहेगा उसका परिणाम हम आपके साथ स्पोर्ट्स स्कैन में जरूर साझा करेंगे। टेनिस की बात करें तो रूस के आंद्रे रुब्लेव ने कल लोरेंजो सोनेगो को हराकर वियना में एस्ट्रे बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट के रूप में सत्र का 5वां एटीपी खिताब जीता। रूस के 8वें नंबर के खिलाड़ी रुब्लेव ने 6-4, 6-4 से जीत दर्ज की। सोनेगो ने इस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच को हराकर सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन अपने उस करिश्माई प्रदर्शन को वो खिताबी मुकाबले में दोहरा नहीं पाए। रुब्लेव ने पिछले 4 टूर्नामेंटों में 3 खिताब जीते हैं, जबकि फाइनल में खेलते हुए उनका जीत हार का रिकॉर्ड 7-2 का है। कैसे देखते हैं रुब्लेव की इस जीत को? देखिए, रुब्लेव की अगर बात करें इस वर्ष जिस प्रकार से उन्होंने खेला है, तो उनका जो उनकी जीत और हार के बीच का अंतर है वो 32 का, मतलब 39 मैच जीते हैं, 7 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। और जो जोकोविच को जिस प्रकार से हार का सामना करना पड़ा था, उस हिसाब से अगर आप देखें तो रुब्लेव कहीं कहीं अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। और ये इस सीजन का जो है उनका 5वां एटीपी खिताब है, 5th एटीपी टाइटल है। और सोरेंगो जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, जैसा आपने खुद ही कहा कि उन्होंने जोकोविच को मात दी थी, उनको 6-4, 6-4 से हराया, उन्होंने बड़ी आसानी से हराया, बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। और जिस तरह से इन्होंने पिछले 4 में से 3 अपने मैच जीते हैं, तो ये जो आपने कहा कि 7-2 का जो उनका औसत है वो बहुत ही अच्छा है। और एटीपी फाइनल जब लंदन में होंगे इस सीजन के अंत में, तो उसमें वो अपनी जगह बना लेंगे। तो बहुत अच्छा समय है रुब्लेव के लिए। जी हां, बिल्कुल बहुत अच्छा समय है। और इसके साथ साथ टेनिस में नई रैंकिंग भी जारी हुई है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ताजा जारी एटीपी रैंकिंग पर शीर्ष में बने हुए हैं। लोरेंजो की बात की हमने, उनसे वियना में वो हार गए थे, लेकिन अब भी उन्होंने अपनी नंबर 1 की जो कुर्सी है वो कायम रखी है। पिछले 293 सप्ताह से जोकोविच दुनिया के टॉप खिलाड़ी बने हुए हैं। उनसे ज्यादा स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर 310 सप्ताह तक दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहे थे। इस सप्ताह पेरिस मास्टर्स में अपनी चुनौती पेश करने वाले स्पेन के राफेल नडाल दूसरे स्थान पर हैं। यूएस ओपन चैंपियन ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम तीसरे पायदान पर हैं। फेडरर चौथे और रूस के डेनिल मेदवेदेव 5वें स्थान पर हैं। हमने रुब्लेव की बात की, वो 8वें स्थान पर हैं। जोकोविच को हराने वाले लोरेंजो ने रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है और वो 32वें स्थान पर पहुंच गए हैं। महिला रैंकिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी टॉप पर बरकरार हैं। हाल ही में कोविड पॉजिटिव होने वाली रोमानिया की सिमोना हालेप दूसरे नंबर पर बनी हुई हैं। जापान की नाओमी ओसाका तीसरे और अमेरिका की सोफिया केनिन चौथे स्थान पर हैं। लंबे समय से ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीत पाई सेरेना विलियम्स रैंकिंग में 10वें स्थान पर हैं। वो टॉप 20 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं। रैंकिंग में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है मलय जी। रैंकिंग में परिवर्तन बहुत नहीं देखने को मिला है। और इस समय आपको बता दें कि जिस प्रकार से जोकोविच आगे निकलते जा रहे हैं, तो रॉजर फेडरर का जो 310 हफ्ते तक लगातार शीर्ष पे रहने का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के बहुत पास पहुंच चुके हैं। और अगर ये कुछ दिनों तक, कुछ हफ्ते और रह गए टॉप रैंकिंग पे, तो रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड टूट सकता है। और यही एक खिलाड़ी ऐसे हमें दिख रहे हैं इस समय जो उस रिकॉर्ड के आसपास पहुंच सकते हैं। जी हां, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि इस सत्र का समापन जो है वो जोकोविच टॉप रैंकिंग के साथ करेंगे। एटीपी फाइनल्स जो होना है, अगर वहां जोकोविच का प्रदर्शन बढ़िया रहता है तो संभवतः 310 सप्ताह का जो रिकॉर्ड है फेडरर का, वो टूट जाएगा। लुइस हैमिल्टन ने धीमी शुरुआत से उबरने के बाद कल एमिलिया रोमाग्ना ग्रां प्री जीतकर फार्मूला 1 में अपने रिकॉर्ड को 93 जीत तक पहुंचा दिया है। ग्रिड पर दूसरे स्थान से शुरुआत करने वाले हैमिल्टन ने मर्सिडीज टीम के अपने साथी वाल्टेरी बोटास को 5.7 सेकंड से पीछे छोड़ा। इसके साथ ही मर्सिडीज ने एक बार फिर टीम खिताब अपने नाम कर लिया है। मर्सिडीज की टीम लगातार 7 टीम खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। उसने इसके साथ ही फरारी के लगातार 6 टीम खिताब जीतने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। फेरारी ने 1999 से 2004 तक दिग्गज माइकल शूमाकर के साथ लगातार 6 टीम खिताब जीते थे।
पहले इंडिविजुअल रिकॉर्ड शूमाकर का तोड़ा हैमिल्टन ने और अब टीम रिकॉर्ड। बिल्कुल, और जिस प्रकार से हैमिल्टन जब आए थे, याद करिए उन क्षणों को जी, जब वो उनका प्रवेश हुआ था फॉर्मूला 1 रेसिंग में, उसी समय से ये लगने लगा था कि हैमिल्टन लंबी रेस के घोड़े हैं। और जब रविवार को उन्होंने अपने करियर की 93वीं जीत हासिल की, तो फिर ये लगने लगा कि जो 7th वर्ल्ड टाइटल के लिए माइकल शूमाकर से उनकी जो टक्कर है, उसमें ये इनकी भी स्थिति वही है जो जोकोविच की रॉजर फेडरर के सामने है। और ये भी उनको बहुत वो दिन दूर नहीं कि वो उस मुकाम को छू लेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। और जो जिस प्रकार से मर्सिडीज के साथ उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, अब ऐसा लगता है कि लुइस हैमिल्टन और मर्सिडीज को रोकने वाला कोई नहीं। 4 अभी रेसेस बची हैं और 93वीं जीत उनको मिल चुकी है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है और बाकी जो टीमें पीछा कर रही हैं उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं हैमिल्टन। तो हैमिल्टन से अभी उम्मीद है कि वो अब बाकी रिकॉर्डों को भी तोड़ेंगे। जी हां, फार्मूला 1 में जुगलबंदी देखने को मिली थी जब शूमाकर और फेरारी की थी, और अब मर्सिडीज और लुइस हैमिल्टन की जुगलबंदी जो है वो तमाम कीर्तिमानों को तोड़ते जा रही है। फुटबॉल की बात करें तो चेल्सी ने दूसरे हाफ में दागे गए 2 गोल के दम पर टर्फ मूर स्टेडियम में खेले गए इंग्लिश प्रीमियर लीग मुकाबले में मेजबान बर्नले को एक तरफा अंदाज में 3-0 से हरा दिया। अपना 100वां मैच खेल रहे काइल वॉकर के एकमात्र विजयी गोल की मदद से मैनचेस्टर सिटी ने शेफील्ड यूनाइटेड को 1-0 से हराया। हैरी केन और गैरेथ बेल के एक-एक गोल के सहारे टॉटनहम हॉटस्पर ने ब्राइटन को 2-1 से मात दी। लिवरपूल अंक तालिका में पहले स्थान पर है, चेल्सी दूसरे पायदान पर है। बड़ी टीमों की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी 10वें और मैनचेस्टर यूनाइटेड 15वें स्थान पर है। उधर एंटोन ग्रीजमैन के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से बार्सिलोना ने स्पेनिश लीग ला लीगा के मुकाबले में एल्वेस को 1-1 से ड्रॉ पर रोका। वेलेंसिया और गेटेफे के बीच मैच 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुआ। रियल सोसिएदाद अंक तालिका में पहले स्थान पर है, जबकि बार्सिलोना 12वें पायदान पर है। मलय जी, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 15वें और बार्सिलोना अपनी लीग में 12वें पायदान पर हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए, जिस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड को आर्सेनल के हाथों 14 वर्षों बाद हार का मुंह देखना पड़ा, वो एक ऐसा क्षण था जब लगने लगा कि क्या कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो अजेय हो, जिस पे जीत नहीं पाई जा सकती। जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कि जिस प्रकार से वो, मुझे याद है कि ओबियांग की पेनाल्टी जो थी उस पे उसने गोल किया आर्सेनल ने। तो आर्सेनल इस तरह से मतलब 14 वर्षों में पहली बार 1-0 से जीत, और मैनचेस्टर यूनाइटेड की हालत बड़ी पतली दिख रही थी उस वक्त, बावजूद इसके कि उनके बेहतरीन खिलाड़ी थे और सब जान लगाकर खेल रहे थे। तो इस प्रकार से जो काउंटर अटैक उनका था, बार बार वो आगे की कोशिश करते थे। कई बार उन्होंने आकर वहां पे धमाका करने की कोशिश भी की, लेकिन मिस्ड चांसेस से जो होता है, मिस चांसेस जो होते हैं, वो उनसे मैच सिर्फ हारे जाते हैं, जीते नहीं जाते। जी हां, बिल्कुल। एक समय ऐसा था जब एलेक्स फर्ग्यूसन उनके मैनेजर हुआ करते थे, तो जो रेड आर्मी के नाम से मशहूर है मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनका बोलबाला था। लेकिन अब जिस तरीके का प्रदर्शन है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उनके मैनेजर हैं ओली गनर सोल्सा, क्या उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड बर्खास्त कर सकता है। करें तो भारत के गोल्फ खिलाड़ी अनिर्बान लाहिड़ी और थाईलैंड के किराडेक बरमूडा चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर रहे हैं। पहले स्थान पर ब्रेंडन गे रहे, जो इन दोनों से 5 शॉट आगे हैं। लाहिड़ी ने आखिरी दिन 67 का स्कोर किया, जिससे ताजा रैंकिंग में वो 31वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला इस समय आईपीएल का खेला जा रहा है अबू धाबी में, 2 ओवर में आरसीबी ने बिना किसी नुकसान के 11 रन बना लिए हैं। जोश फिलिप और देवीदत्त पड्डीकल खेल रहे हैं। क्या स्कोर देखते हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए मलय जी? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी जी जान लगा देंगे, और इस समय तो यही है कि जितनी तेजी से रन बने, क्योंकि इसमें ड्यू फैक्टर होगा इस मैच में। और दिल्ली के कप्तान ने सही फैसला किया है चेज करने का। हालांकि विराट कोहली ने कहा कि मैं भी यही चाहता था, बट उन्होंने कहा कि पहले बल्लेबाजी करने के अपने फायदे हैं और वो करना चाहेंगे। तो देखिए क्या होता है। आप किसके साथ हैं, दिल्ली या बैंगलोर? देखिए, मैं तो दिल्ली का नमक खाता हूं, तो दिल्ली के साथ ही हूं आज। चलिए मलय जी, दिल्ली का समर्थन कर रहे हैं, और जो भी इस मैच को जीतेगा कल स्पोर्ट्स कैन में हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। मलय जी, स्टूडियो में आने के लिए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।